अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला ऐसी खुश रखे, सेहत वाली लंबी उम्र दे और जिंदगी में कभी भी किसी का मोहताज ना करे। जितने लोग परेशान हैं अल्लाह ताला उनकी परेशानियां दूर फरमाए, जितने लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, और जितने लोग अब हमें नहीं रहे अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए। मेरी दुआ आपके लिए, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखा करें। चलते हैं आज की स्टोरीज की तरफ। स्टोरीज बहुत इंटरेस्टिंग है, स्टोरीज को लास्ट तक सुनिएगा। और शुरू करने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ लें और अपने आस पास इज़हार बांध लें, क्योंकि सुना है जब इन मखलूक़ात का जिक्र होता है तो बड़े इंटरेस्ट से हमारे करीब आ जाती हैं और अपनी बातें सुनने लगती हैं। आपको डर न लगे, आयतुल कुर्सी पढ़ लें। चलते हैं अपनी स्टोरीज की तरफ। अस्सलाम वालेकुम बतान भाई, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम हमजा है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। तो पहले कहानी मेरी बचपन की है। हम पहले बच्चे थे, हम ट्यूशन से फारिग होकर रोड के साथ ही खेल रहे थे। हमारा घर वहां से थोड़ा दूर था, तो मुझे वॉशरूम जाने की हाजत हुई। उस टाइम हम बच्चे थे तो इतना कुछ पता नहीं होता था। वैसे तो मम्मा मना करती थी कि बाहर किसी भी जगह पर वॉशरूम नहीं करना, घर पर आकर कर लिया करो। जहन में तो आ रहा था, लेकिन क्योंकि हम बच्चे थे तो हमें खेलना भी था। मम्मा ने हमें बिठा लिया तो फिर हम खेल नहीं सकेंगे। तो अदान भाई, वहां पर एक प्लॉट था, मैंने वहां जाकर वॉशरूम कर लिया। उस दिन 5 या 6 बज रहे थे। तब तो मुझे कुछ नहीं हुआ, हम अपने खेल में मगन थे। तो खेल से फारिग होकर हम लोग घर गए हैं, हाथ मुंह धोया, खाना वगैरह खाया और फिर हम सोने लगे। रात के 1 या 2 बजे थे। अचानक डर कर मेरी आंख खुल जाती है और मैं चीखने लग जाता हूँ, और डर कर मैं अपने मम्मा पापा के पास चला जाता हूँ। तो मेरी मम्मा मुझसे पूछती हैं कि क्या हुआ, कोई ख्वाब देख लिया। तो मैंने कहा कि नहीं, मैंने ख्वाब नहीं देखा, बस मुझे वैसे ही डर लग रहा है। तो मामा ने आयतुल कुर्सी पढ़कर मुझ पे दम किया और मुझे अपने पास सुला लिया। फिर अगली रात भी ऐसा ही हुआ कि मैं डर कर अपनी मम्मा के पास चला गया। 2-3 दिन तक लगातार ऐसा होता रहा। फिर मेरी मम्मा हमारे इमाम साहब के पास गई और इनसे कहा कि मेरा बच्चा बहुत ज्यादा डर जाता है, रात को उसकी आंख खुल जाती है, पता नहीं क्या हुआ है। तो इमाम साहब ने मेरी मम्मा और मेरा नाम पूछा और बोला कि रुको, मैं आ रहा हूँ। 5 मिनट के बाद वो वापस आए और बोला कि आपके बेटे ने एक जगह वॉशरूम किया। हालांकि ये बात मैंने मम्मा को बताई थी, इन्होंने मुझे डांटा भी था। हमने इमाम साहब को कुछ नहीं बताया था, इन्होंने खुद ही हमें सब बताया। फिर उन्होंने हमें एक तावीज़ दिया और कहा कि अगर ये गुम हो जाए तो दोबारा बनवा लेना। हमने तावीज़ लिया और घर वापस आ गए, और 2-3 दिन के बाद वो तावीज़ खुद ही गुम हो गया। वो तावीज़ मेरे गले में था, तो हो सकता है कि खेलते हुए कहीं गिर गया हो या गुम हो गया हो। तो मम्मा ने मुझसे पूछा कि तुम्हारे तावीज़ कहाँ गया। तो मैंने कहा कि गले में ही तो था, जैसा कि इमाम साहब ने हमें कहा था कि अगर गुम हो जाए तो दोबारा बनवाना है। उस तरह हमने 2 दफ़ा इनसे तावीज़ बनवाया। तो एक रात मैं सोया हुआ था, मुझे वॉशरूम जाना था। हमारा वॉशरूम कमरे से बाहर है, पहले कमरा है, फिर सहन और फिर वॉशरूम आता है। जब मैं वॉशरूम करके वापस लौटता हूँ तो वहां पर एक ब्लैक कलर का साया था जो इशारे से मुझे अपनी तरफ बुला रहा था। मैं नींद से उठा था, दिमाग भी सही काम नहीं कर रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या है। मैं इतना ज्यादा खौफजदा हो गया था कि अपनी मम्मा के पास दौड़ गया। उनकी भी आंख खुल गई। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हुआ। तो मैंने अपनी सारी बात बताई कि वहां पर कोई खड़ा है जो मुझे अपनी तरफ बुला रहा है। खैर, मम्मा ने फिर से आयतुल कुर्सी पढ़कर मुझ पर दम किया, मुझे अपने पास सुलाया। मुझे बहुत तेज बुखार हो गया था। अगले दिन मैं स्कूल भी नहीं गया। हल्की हल्की सर्दियों के दिन थे, तो मैं चादर लेकर लेटा हुआ था। मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई मेरे पास आ रहा है। उसने मेरे ऊपर से चादर खिसकाई और मुझे तकिए से थोड़ा खिसका कर नीचे ले गया। तो अचानक मेरी आंख खुल गई। जब मैंने आगे पीछे देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। फिर मेरी मम्मा के पास दोबारा गई, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गया था। मैं सो भी नहीं पा रहा था, डर भी बहुत ज्यादा लग रहा था। फिर उन्होंने दोबारा एक तावीज़ दिया, पानी की बोतल दम करके दी, इसे चारों तरफ घर में छिड़कना है। और फिर इसके बाद कुछ भी नहीं हुआ।
मेरी दूसरी कहानी ये है कि फिर हम लोग घर शिफ्ट करते हैं। वो घर 4 मंजिला होता है। हम लोग ग्राउंड फ्लोर पर शिफ्ट होते हैं। ग्राउंड फ्लोर पर 3 कमरे होते हैं, एक किचन। हमें सिर्फ 2 ही कमरों की जरूरत थी, तो एक कमरा हमारा बंद रहता था। सेकंड फ्लोर पर हमारे ऑनर रहते थे और थर्ड फ्लोर पर एक आंटी रहती थी। कुछ दिन तो ऐसे ही गुजर जाते हैं सेटिंग वगैरह में, और पता नहीं चलता हम लोग स्कूल जाने लग गए, पापा अपने काम पर। तो एक दिन मम्मा बताती हैं कि तुम लोग घर पर नहीं थे, तो मुझे ऐसा लगा जैसे यहाँ से कोई गुजरा है। तो हमने कहा कि आपका वहम होगा, नया घर है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। फिर उसी तरह से दिन गुजरते रहे। मम्मा को बहुत ज्यादा बेचैनी होने लगी। कभी बर्तन के खिसकने की आवाज आती थी। हमारा किचन काफी बड़ा था, तो ऐसा लगता था जैसे कोई इधर से उधर भाग रहा हो। हमने स्कूल जाना होता था, तो हम जल्दी से सो जाते थे। मम्मा सुबह उठकर बताती थी कि मुझे काफी बेचैनी हो रही है, काफी दिनों से मुझे नींद नहीं आ रही। तो घर के पीछे ही कोई बुजुर्ग थे जो दम वगैरह करते थे। तो मम्मा उनके पास गई, उन्हें जाके सब कुछ बताया कि मुझे इस तरह बेचैनी हो रही है और नींद नहीं आ रही। तो उसने पूछा कि आप कौन सी बिल्डिंग में रहती हैं। तो मम्मा ने हमारे ऑनर का नाम बता दिया। उन्होंने कहा कि अच्छा ये नई बिल्डिंग है, आप कौन से फ्लोर पर रहते हैं। मम्मा ने कहा कि हम लोग ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि अपने कमरे के सामने देखना, वहां पर 2 कील लगे हुए होंगे। तो जब हमने देखा तो वहां पर लगे हुए थे। मैं पूछा कि ये किस चीज के कील है। उन्होंने बताया कि दम वाले कील है, इन पर हिसार किया हुआ है। हमने कहा कि ठीक है। फिर हमारे पास हमारा ऑनर आता है और हमसे कहता है कि आप लोग फर्स्ट फ्लोर पर शिफ्ट होना है, क्योंकि नए किराएदार आ रहे हैं, उनको 3 कमरों की जरूरत है, जबकि आप लोग तो सिर्फ 2 कमरे इस्तेमाल करते हैं। खैर हम लोगों ने अपना सामान फर्स्ट फ्लोर पर शिफ्ट कर दिया। तो हमने कहा कि चलो जो कुछ भी था वो नीचे था, अब ऊपर तो कुछ भी नहीं होगा। अब हमें नहीं पता था कि ऊपर तो इससे भी ज्यादा मुसीबत है। कुछ दिन तो ठीक गुजरे, मगर फिर एक रात जब हम लोग सो रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई भाग भाग कर सीढ़ियों के ऊपर आ रहा है, फिर नीचे जा रहा है। बच्चों के खेलने की आवाज आ रही है। तो हमने कहा कि शायद किसी के बच्चे हों और वो इसी तरह से कर रहे हों। तो हमने उस बात को इग्नोर किया। और फिर कुछ दिनों के बाद रात 12 साढ़े 12 बजे का टाइम था। कोई बार बार हमारे दरवाजों को खटखटा रहा था, मगर जब हम उठकर देखते थे तो वहां कोई नहीं होता था। जब मैं देखने के लिए गया तो मुझे ऐसा लगा कि कोई सीढ़ियों पर भागा है। मुझे नजर तो कोई नहीं आया, मगर यह जरूर महसूस हुआ कि किसी ने दौड़ लगाई है। हमारे ऑनर की 2 शादियां हैं। वो एक दिन एक बीवी के पास होते हैं और एक दिन दूसरी बीवी के पास। तो जब वो अपनी पहली बीवी के पास होते हैं, उनकी दूसरी बीवी अपनी माँ के घर चली जाती है और सेकंड फ्लोर बिल्कुल खाली होता है। तो जैसे ही रात के 12 बजे थे, ऊपर से सामान खिसकाने की आवाज, स्टील के बर्तन बजने की आवाज। जब हमारे ऑनर आए तो हमने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि ऐसे ही आवाजें आ रही होंगी। अगले दिन फिर ऐसा ही हुआ। तो हमने कहा कि क्या सीन है, जब भी आंटी नहीं होती हैं तो ऊपर से आवाज आती है। तो हमने 3rd फ्लोर वाली आंटी से पूछा, तो इन्होंने कहा कि तुम्हें आवाज आती है, ये आवाजें मुझे भी आती हैं, मगर मैंने किसी को नहीं बताया। एक और बात, वहां पर किसी के भी शीशे नहीं टिकते थे, सबके शीशे टूट जाते थे। एक दफा मैंने अलमारी का दरवाजा खोला, कोई सामान निकाला और अपनी मम्मा के पास गया, और जब वापस आया तो वो अलमारी का दरवाजा मेरे सामने नीचे गिरा और उसका शीशा भी टूट गया। तो मैंने कहा कि ये दरवाजा कैसे टूट गया। खैर, पर यह बात भी आई गई हो गई। और कुछ दिन के बाद 3rd फ्लोर वाली आंटी के साथ भी यही सीन हुआ। एक दिन ग्राउंड फ्लोर वाली आंटी बोलती है कि रात को तुम लोगों के बेसन की टूटी खुली हुई थी। तो हमने कहा कि नहीं, हमारी तो बंद थी। उन्होंने कहा कि नहीं, सारी रात आवाज आती रही, मैंने तुम लोगों को आवाजें भी दी मगर किसी ने सुना नहीं।
तो हमने सोचा हो सकता है कोई रात को वॉशरूम वगैरह के लिए उठा हो और इसने खोल दिया और बंद करना भूल गया हो। हमारी फैमिली में 5 लोग हैं, अम्मी, अब्बू, हम 3 बहन भाई। कुछ दिन के बाद जब हम सब सो रहे थे तो हमारे किचन की लाइट खुद ब खुद ऑन ऑफ होने लग गई। बटन के ऑन ऑफ होने की आवाज भी आ रही है। तो मम्मा डरते डरते गई, मगर किचन में कोई भी नहीं था। मम्मा ने बाबा को उठाया, उन्हें बताया तो उन्होंने कहा कि क्या कर सकते हैं। फिर मम्मा दोबारा उन बुजुर्ग के पास गई। उन्होंने दोबारा से पानी दम करके दिया और कहा कि अपने घर के चारों कोनों में अजान दें। आप लोगों के घर में जिन्नात हैं, मगर अच्छे वाले, थोड़े शरारती हैं। उन्होंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था। बस एक दफा हमारे जो 3rd फ्लोर वाली आंटी हैं, उनकी बेटी को मारा था जब वो सोई हुई थी। तो एक दफा ऐसे ही उनके घर में कोई भी नहीं था, बच्चे भी कहीं गए हुए थे, तो वो कपड़े धो रही थी कि इन्हें किसी ने आवाज देकर बुलाया। वो भागती हुई नीचे आई। फिर हम और मामा उनके साथ गए छत पर देखने के लिए कि कोई है तो नहीं, मगर वहां पर कोई भी नहीं था। छत पर एक दरवाजा था, उसकी चाबी ऑनर के पास होती थी, क्योंकि किसी को छत पर कोई भी काम नहीं होता था और पानी वाला वॉल उसी छत पर होता था। वो अक्सर सबका ही बंद हो जाता था, तो सबको ये लगता था कि शायद पानी खत्म हो गया। जब हम ऑनर को बोलते थे तो वो कहता था कि नहीं, अभी तो मैंने टैंक फुल करवाया। और जब ऊपर जाकर देखते थे तो सारे के सारे वॉल बंद होते थे। जब इन्हें खोल कर आते थे तो 1-2 दिन के बाद फिर सारे बंद हो जाते थे। हमने इस चीज को भी बर्दाश्त किया कि चलो कोई नहीं, रहना तो है ही। इसी तरह हर फ्लोर पर सीढ़ियों में एक लाइट लगी होती थी, तो रात को सोने से पहले हम लोग बंद कर देते थे। एक दिन वो लाइट खुद मैं अपने हाथों से बंद करके आया। थोड़ी देर के बाद मम्मा ने देखा तो लाइट ऑन थी। उन्होंने मुझसे पूछा कि तुमने लाइट बंद क्यों नहीं की? तो मैंने कहा कि मैं करके आया हूँ। मम्मा ने कहा कि लाइट तो ऑन है। फिर मैंने दोबारा जाकर लाइट ऑफ की। सुबह जब ऑनर आया तो उसने कहा कि आप सबकी लाइट्स क्यों ऑन थी रात को? तो सबने कहा कि नहीं, हमने बंद की थी, मगर ऑनर कह रहा था कि आप सबके फ्लोर की लाइट ऑन थी। इसी तरह एक बार मम्मा ने सीढ़ियों पर एक छोटे से बच्चे को देखा था जो बिल्कुल ही काला स्या था और वो लाइट के बटन को बार बार ऑफ ऑन कर रहा था। उसे देखकर मम्मा बहुत ज्यादा डर गई थी। अदनान भाई, वहां पर बेबरकती बहुत ज्यादा थी। सबके ही हालात काफी खराब थे और तंगी होती थी। उन दिनों हमारा अपना मकान बन रहा था। जब हमारा घर बन गया तो फिर हम लोग वहां शिफ्ट हो गए और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम अपने घर में रहते हैं और यहाँ पर ऐसा कोई मसला नहीं। तो ये थी मेरी कहानी, जो ज़्यादा हॉरर तो नहीं, मगर वो चीज़ें वहाँ पर अपने होने का एहसास बहुत दिलाती हैं। बहुत शुक्रिया आपने स्टोरी शेयर की। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। मेरा नाम अहमद है। मैं आपके साथ एक कहानी शेयर करना चाहता हूँ जो 5 दिन पहले मेरे साथ पेश आई है। मैं इस्लामाबाद गया था MPS का टेस्ट देने। मेरी एक वहाँ पर पहले ही सिस्टर रहती है हॉस्टल में। मैंने 3 दिन वहाँ रहना था, तो उन्होंने मेरे लिए एक हॉस्टल बुक किया। तो उन्होंने मुझे दिन का खाना वगैरह खिलाया और फिर मैं अपने हॉस्टल चला गया। दिन को वहाँ सब कुछ नॉर्मल ही था। मेरा जो कमरा था वो 10 फीट का था, जो कि काफी बड़ा कमरा था। हमारा जहाँ पर मेरे कमरे की खिड़की थी उस ऑपोजिट एक बेरी का दरख्त लगा हुआ था जो बहुत स्पूकी सा लगता था, और जो हमारा हॉस्टल था वो भी दहशत ज़दा नजर आता था। दिन को तो मुझे वहां पर कुछ भी ऐसा एहसास नहीं हुआ, मगर रात को मेरे साथ ऐसा सीन हुआ कि मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। तो होता कुछ इस तरह है कि मैं बैठकर अपनी तैयारी कर रहा था। तकरीबन 10 बजे मेरे फादर की कॉल आई कि हाँ जी, क्या कर रहे हो, कैसे हो? मैंने उन्हें बताया कि मैं ठीक हूँ, अपना सारा सिलेबस कवर करने लगा हूँ। तो फिर उन्होंने बोला कि बेटा ख्याल करना, जैसा कि तुमने बताया है कि सामने बेरी का दरख्त है, रात को अपना ख्याल रखना और आयतुल कुर्सी पढ़कर लेटना। मैंने कहा कि एक ही रात रह गई है तो सोने का क्या फायदा।
मैं बैठ कर पढ़ लेता हूँ। तो रात को तकरीबन 2 बजे जब मैं पढ़ाई से फारिग हुआ, उसी रात मैंने कॉटन का सूट पहना हुआ था। तो जैसे ही मैं लेटा हूँ तो मुझे उसमें गर्मी लगने लगी। मैंने एक शॉर्ट शलवार पहनी और मैं नहाने के लिए नीचे चला गया जहाँ पर बॉयज नहाते थे। वो वॉशरूम नीचे ही था और उस वॉशरूम तक जाने के लिए एक और सहन से 4-5 दरख्तों के नीचे से गुजरना पड़ता था। तो काफी ज्यादा डर लगा, मैं काफी परेशान हुआ कि अब मैं क्या करूं। खैर जैसे तैसे करके मैं नहाया और नहा कर मैं वापस आ रहा था। तो जिस जगह मेरा रूम आता है उसके सीध में हॉल के साथ दीवार है और वहां पर एक और रूम बना हुआ है। जो हमारे हॉस्टल के ऑनर हैं उनका और उनके रूम में से गुजर कर किचन में जाना पड़ता है। तो मैं देख रहा हूँ कि एक बंदा है जो छत से आया है और सीढ़ी से उतर कर उनके रूम में से गुजर कर किचन में चला गया। वहां से एग्जिट का कोई और रास्ता नहीं। मुझे काफी ज्यादा प्यास लग रही थी। मेरे पास पानी की एक बोतल थी, लेकिन पानी वाला कूलर किचन में लगा हुआ था। मैंने बोतल पकड़ी, अपना मोबाइल पकड़ा, टॉर्च ऑन की और मैं उस किचन में चला गया। लेकिन किचन में कोई भी नहीं था। जब मैं पानी भर रहा था तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है। जब भी कोई चीज आपको दबोचने की कोशिश करती है तो आपको अपने कांधों पर वजन महसूस होता है। तो मुझे अपने कांधों पर वजन महसूस होना शुरू हो गया। मेरे हाथ कांपने लग गए। मैंने बड़ी मुश्किल से पानी की बोतल भरी। मैंने उस टाइम पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि मैंने सुना हुआ था कि जब भी कोई ऐसा मसला हो तो आपने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना, क्योंकि हो सकता है अगर वो कोई बुरी मखलूक या जिन है और अगर आप पीछे मुड़कर देख लो तो वहीं पर आपको ख़त्म कर देता है। तो बात मेरे दिमाग में क्लिक गई और मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अंकल वहीं पर सोए हुए थे। मुझ में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं उनको बोल सकूं कि मेरे पीछे कोई है। तो मैंने बोतल भरी, वहां से ऊपर निकला और अपने कमरे में आ गया। जैसे ही मैं कमरे में आया तो मेरी नजर बेरी के दरख्त पर पड़ी। शीशा खुला हुआ था। मैंने देखा कि बेरी के दरख्त के ऊपर कोई सफेद चीज है, इतनी सफेद कि वो चमक रही थी। जैसे ही मैंने इसे देखा तो लाइट चली गई और जैसे ही लाइट गई वो चीज भी वहां से गायब हो गई। मैं काफी ज्यादा डर गया था, मगर फिर भी मैंने हौसला किया। मोबाइल की टॉर्च ऑन की, 2 घूंट पानी पिया और मैं अपने बिस्तर पर लेट गया। मैंने कहा कि अब मैं इस टाइम किसी को उठा भी नहीं सकता, तो अब मैं क्या करूं। अब पता नहीं ये मेरी गलती थी या अक्लमंदी। मैं खुद हाफिज था तो मैंने तिलावत शुरू कर दी और मोबाइल पर भी कुछ लगा लिया। मैं बिल्कुल सीधा लेटा हुआ था। मैंने अपनी आंखें बंद की हुई थी और तिलावत कर रहा था, मगर जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैं उल्टा लेटा हुआ था। उस टाइम जो मेरे दिल की कैफियत थी मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ी, कुरान पाक की आयत पढ़ी, एक सिपारा शुरू किया और तकरीबन मैंने पूरा सिपारा पढ़ा। मगर जब मैंने आंखें खोल कर देखा तो मैं उल्टा लेटा हुआ था। मैं वहां पर बहुत ज्यादा हैरान हो रहा था कि ये क्या हुआ मेरे साथ। मैं फिर सीधा होकर लेटा और मैंने दोबारा फिर तिलावत शुरू कर दी। जब मैंने तिलावत शुरू की तो मैं दोबारा से उल्टा हो गया। मतलब मेरी पीठ ऊपर की तरफ थी और मेरा मुंह नीचे की तरफ। मैं वहां पर बहुत ज्यादा परेशान हुआ। मेरी आंखों से आंसू गिरने लग गए कि अल्लाह जी, मैं इस टाइम जाऊं भी तो कहाँ जाऊं। मैं बाहर भी नहीं जा सकता और अंदर भी नहीं रह सकता। उसके बाद मैंने इस चीज को इग्नोर करके सीधा होकर लेट गया और मैंने आंखें बंद करके तिलावत शुरू की। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं 3-4 फीट अपने बेड से ऊपर हवा में हूं। जब मैंने आंखें खोलकर ऊपर देखा तो मैं छत के बहुत करीब था और जब मैंने नीचे देखा तो मुझे नहीं पता वो क्या था, मगर उसकी हाइट नीचे से शुरू होकर ऊपर छत तक लग रही थी। तकरीबन 13 से 14 फीट हाइट थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या चीज है। मैं हैरान परेशान, मैं इतनी ऊंची आवाज में चीख रहा हूं, मेरे गले में दर्द हो रहा है, लेकिन किसी को भी बाहर आवाज नहीं जा रही।
मेरी अपनी आवाज़ मुझे अपने कानों में भी महसूस नहीं हो रही थी। फिर मैंने कहा कि या अल्लाह, मैं यहाँ क्या करूँ? तू ही मदद करने वाला, तू ही मेरी मदद कर। तो शायद ज़िंदगी में कोई नेकी की होगी जो मेरे काम आ गई। और जब मैं इतनी ऊंचाई से नीचे गिरा, पहले ही मेरी कमर में बैठ बैठ कर दर्द था। जब मैं नीचे गिरा तो मुझे और ज्यादा दर्द हुआ। जो भी चीज थी, शायद उसको मेरा कुरान पढ़ना पसंद नहीं आया था, तो उसने मेरा पांव पकड़ा और ये चीज मैं देख रहा हूं। और फिर उसने अपने एक एक हाथ से मुझे उठाकर दीवार के साथ मारा। और आप यकीन करें कि मेरा 74 kg वजन, आम इंसान के लिए ये करना नामुमकिन है कि एक हाथ से वो किसी भी शख्स को उठाकर दीवार के साथ मारे। उसने मुझे बहुत जोर से दीवार के साथ मारा और दोबारा मुझे अपने बेड पर फेंका। और फिर इतना जोर से उसने मेरे सर में थप्पड़ मारा। मैंने अपने कारी साहब से भी मार खाई है, बाबा से भी मार खाई है। बाबा का थप्पड़ मुझे सबसे जोर का लगता था, लेकिन वो थप्पड़ मेरे बाबा के थप्पड़ से 20-25 गुना ज्यादा वजनी था। जब मुझे वो थप्पड़ पड़ा तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा दिमाग फटने वाला है। ऐसा लग रहा था कि अभी दिमाग मेरे सर से बाहर आ जाएगा। मैं काफी ज्यादा परेशान और मेरी हालत मरने वाली हो गई। मेरे मुंह से खून निकल रहा था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। उसे अगले दिन मेरा पेपर भी था। मैं कहीं पर जा भी नहीं सकता था। जब मुझे 2-3 पड़ी तो मैं ऊंची ऊंची आवाज में रोने लग गया। उसके बाद मैं सूरह जिन पढ़ने लग गया और फिर कुदरती तौर पर लाइट भी आ गई। तो मैंने फौरन अपना मोबाइल चार्ज किया। जब मैं किचन में पानी भर कर आया था और ये सारा वाकया मेरे साथ शुरू होने लगा, जब मैंने मोबाइल पर तिलावत चलाई तो मेरा मोबाइल बंद हो गया था। उसके बाद मैंने खुद से तिलावत शुरू की। जब लाइट आई मैंने शुक्र का कलमा पढ़ा। इतने में टाइम 4-4:30 का हो गया था और इतने में तकरीबन अजान शुरू हो जाती है। जब अजानें वगैरह हो गई तो मुझे थोड़ी सांस में सांस आई। मैं बाहर निकला और हमारा हॉस्टल भी थोड़ा सा बड़ा ही था। मैं बाहर रोड की तरफ भागा। बिल्कुल सामने ही मस्जिद थी, तो मैं मस्जिद में जाकर बैठ गया, क्योंकि वहां पर मुझे ये लग रहा था कि अल्लाह का घर है, मुझे यहाँ पर कोई मसला नहीं बनेगा। जब मैं वहां पर गया तो वहां पर जो कारी साहब थे उन्होंने थोड़ा मुझे अजीब नजरों से देखा। उस टाइम तो उन्होंने मुझे कोई बात नहीं की। जब उन्होंने नमाज वगैरह पढ़ा ली, वो कारी साहब काफी बड़े आलिम थे, सारे चले गए। जबकि मैं वहां पर बैठ गया। कारी साहब ने मुझे अपने पास बुलाया। वो मुझे कहते हैं कि क्या तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है? तो मैंने बोला कि आपको किसने बताया है? तो मुझे बताते हैं कि जब तुम रात को कपड़े चेंज करने गए थे, उस टाइम जब तुम वहां पर सहन में से गुजरे हो, मेरी हाइट भी काफी अच्छी है और बॉडी लैंग्वेज भी ठीक है। तो वहां पर एक चुड़ैल थी जिसने तुम्हें देखा, तो वो तुम्हें पसंद करने लगी है। तो मैं वहां पर परेशान हो गया, मैं अब क्या करूं? मैंने कारी साहब से पूछा तो इन्होंने कहा कि तुम टेंशन ना लो, मैं तुम्हें ये तावीज़ दे रहा हूं जो कि मेरा अपना है, जो मैं खुद पहनता हूं। ये तुम रख लो और जितनी जल्दी हो सके इस हॉस्टल से निकलो। उसके बाद मैं अपने हॉस्टल वापस आ गया। वहां पर मैंने फौरन अपने सिस्टर को कॉल की कि इससे सारा वाक़या बताया। तो इन्होंने मुझे कहा कि तुम अपना बैग पैक करो। मैंने अपना बैग पैक किया। उसमें मेरे 3 सूट थे, कुछ किताबें थी और एक मेरा जूता था। तो मुझसे वो बैग उठाया नहीं जा रहा था, उसका वजन इतना ज़्यादा हो गया था। तो मैं परेशान हो गया। फिर मुझे याद आया कि कारी साहब ने कहा था कि तावीज़ तुमने गले में डालना है। वो तावीज़ मैंने वैसे ही जेब में रखा हुआ था। फिर मैंने वो तावीज़ गले में डाला। जब उसकी डोरी मेरे सर के ऊपर से गुजरी, तब जाकर मेरे अंदर थोड़ी सी इतनी हिम्मत हुई कि मैंने वो बैग उठाया। तो मैं क्या देखता हूँ कि मेरे कमरे का दरवाज़ा लॉक हो गया। इतने में जो हमारा ऑनर था उसने सारा सीन देख लिया कि लड़का अंदर खड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी दरवाज़ा लॉक हो गया है। उसने फौरन 2 बच्चों को बुलाया। उन तीनों ने मिलकर दरवाज़ा तोड़ा। मैं अंदर बैठकर रोने लग गया था। ये सुबह 10 बजे का टाइम था। फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप जल्दी जल्दी यहाँ से चले जाओ।
यहाँ आपकी जान खतरे में है। तो मैं जैसे ही बाहर निकला, मैं सिस्टर के पास नहीं गया, मैं पहले मस्जिद चला गया। मैंने बोला कि कारी साहब दोबारा से ऐसा हुआ है। तो उन्होंने बोला कि वो तावीज़ 1 मिनट मुझे दो। तो मैंने वो तावीज़ इन्हें दिया। उन्होंने तावीज़ खोला और उन्होंने तावीज़ पर और कुछ लिखा और फिर दोबारा से उन्होंने वो तावीज़ बनवा कर मुझे दिया और कहा कि अब तुम जा सकते हो। फिर मैंने वो तावीज़ डालकर अपनी सिस्टर के पास 2 बजे मेरा पेपर था, मैंने पेपर वगैरह दिया। तो फिर मैं वहाँ से वापस आया। तकरीबन 1-2 दिन तक मेरी तबीयत खराब हुई। तो घर वाले मुझे दोबारा एक पीर के पास ले गए और उसने भी मुझे दम किया। तो परसों की बात है, मैं पोजेस्ड हो गया। कुछ इस तरह के घर वालों ने मुझे बताया कि रात को तुम ऊंची ऊंची आवाज में हंसने लग गए, अपने मुंह पर थप्पड़ मारने लग गए, फिर तुम परफ्यूम लगाने लग गया और उल्टी उल्टी हरकतें करने लग गए। फिर घर वाले मुझे उस पीर के पास लेकर गए। घर वालों ने कहा कि आपने हमारे बच्चे को ठीक नहीं किया, ये पोजेस्ड हो रहा है। तो उस बार जिस पीर के पास मुझे लेकर गए वो आगे किसी और पीर के पास ले गया मुझे। उसने उस चुड़ैल से पूछा कि हाँ जी, तुम इससे क्या चाहती? तो उसने बोला कि ये वहां से गुजर रहा था तो मुझे इसकी खूबसूरती ने अट्रैक्ट किया। उसने कहा कि मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगी। उन्होंने कहा कि ऐसा मत करो, ये अभी बच्चा है, तो इसे छोड़ दो। तो इसने कहा कि नहीं छोड़ूंगी, जो करना है कर लो। तो जो पीर फकीर जो भी थे वो काफ़ी सख्त आलिम थे। इन्होंने मुझे एक दायरे में बिठाया। मुझे सिर्फ इतना ही याद है, उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। और फिर इन्होंने कोई पाउडर मेरे मुंह के ऊपर फेंका और वहीं पर मेरे होश गुम हो गए। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं किधर हूँ। फिर घर वालों ने मुझे बताया कि उन्होंने इस चीज़ को तुम्हारे अंदर हाजिर किया, फिर पीर साहब ने इसे तुम्हारे अंदर से बाहर निकाला और पीर साहब ने इसे किसी चीज़ में कैद कर दिया, क्योंकि अगर इसको जला भी दिया जाता तो वो फिर भी तुम्हारी जान ना छोड़ती। तो पीर साहब ने इसे कैद करके अपने पास रख लिया। तो ये थी मेरी कहानी। अगर आपको अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपने स्टोरी शेयर की। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम वंदन भाई, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम शाकिर है और मेरा ताल्लुक रोड पक्का से है। ये वाकया मेरे कज़न के साथ पेश आया था। वो काफ़ी देर से घर आता था, अपने यारों दोस्तों के साथ बैठा रहता था। दोस्तों के साथ कहीं खाने पर चला गया। वो अक्सर बिना बताए जाता था और जब घर आता था तो दरवाज़ा वगैरह भी नहीं खोलता था, बल्कि दीवार फलांग कर आ जाता था। तो ऐसे ही चलता रहा। एक रात वो आ रहा था, तकरीबन 2-2:30 का टाइम था। हमारी गली का जो चौक है, जिसे चौराहा भी बोलते हैं, हमने अपने बड़ों से सुना है कि वहाँ पर जिन्नात के असरार ज़्यादा होते हैं और उसके सामने एक और चौराहा भी लगता था। मतलब वहाँ पर आमने सामने 2 चौराहे थे। जब वो आ रहा था तो नोटिस कर रहा था कि आगे कोई खड़ा है। आपको पता होगा कि गांव में लोग जल्दी सो जाते हैं तो हर जगह जल्दी सुनसान हो जाती है, गलियों में भी सन्नाटा हो जाता है। जब वो आ रहा था तो उसने सोचा कि इतनी रात को यहाँ कौन खड़ा है। जब वो थोड़ा नजदीक आया तो उसने देखा कि एक औरत बैठी हुई थी। गांव में अक्सर बैठक के बाहर अक्सर सीढ़ियां बनी होती हैं, वो वहां पर बैठी थी। उसने लाल रंग के कपड़े पहने हुए थे और वो काफी खूबसूरत थी। वो वहां बैठकर रो रही थी। तो वो इसके पास गया। उसने पूछा कि आप क्यों रो रही हैं? तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। 2-3 मरतबा पूछने पर भी उसने कोई जवाब ना दिया। पहले वो बैठी हुई थी, फिर वो खड़ी हो गई और उसने इसे गले लगा लिया। तो उसने नोटिस किया कि उसको इस तरह की कोई फीलिंग नहीं आई कि मैं एक औरत के गले कि मैं किसी औरत के गले लगा हूँ। और जब उसने अपनी नजरें नीचे झुकाई तो उसके पांव उल्टे थे। तो वहां पर वो बहुत ज्यादा डर गया। उसने अपने आप को छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन उसने इसे नहीं छोड़ा। वो काफी छुड़वाने की कोशिश करता रहा। उसको आयतुल कुर्सी भी नहीं आती थी। खैर, जैसे तैसे करके उसने अल्लाह का नाम लिया और अपने आप को छुड़वा लिया और वहां से भागने लग गया। तो वो भी इसके पीछे आने लग गई।
वो आगे भाग रहा था और वो इसके पीछे। वो सिगरेट का आदी था तो उसने अपनी सिगरेट जला ली तो वो दूर खड़ी हो गई। तो वो वहां से बचकर निकल गया। जब वो घर आया तो वो काफी ज्यादा घबराया हुआ था। उसके घर वाले सोए हुए थे। जब वो सुबह उठा तो इसे काफी ज्यादा बुखार हो गया और तकरीबन 1 हफ्ते तक इसे बुखार रहा। उसने घर वालों को नहीं बताया। अगर वो घर वालों को बताता तो इसे डांट पड़ती कि तुम लेट क्यों आते हो, घर से बाहर क्यों रहते हो। तो इसलिए इसने घर वालों से कुछ भी शेयर नहीं किया। उसने दवाई वगैरह ली मगर इसे दवाई से भी आराम नहीं आ रहा था। फिर वो मुझे लेकर हमारे जो पीर साहब हैं उसके पास लेकर गए। उसने दम किया, पानी पड़कर दिया और उसे कहा कि आप रात को देर तक घर से बाहर ना रहा करो। अब आपने एक रूटीन बनाई है, आप घूमो फिरो लेकिन 9 बजे से पहले आपने घर में होना है क्योंकि उस जगह पर काफी ज्यादा असरात है। तो उसने कहा कि चलो ठीक है। इसने दम वगैरह करवाया और फिर सब नॉर्मल हो गया और एक दफा फिर वो उसी तरह से घूमने के लिए चला गया। इसे काफी देर हो गई। उसने जब देखा कि काफी देर हो गई है तो उसने कहा कि अब मैं घर कैसे जाऊंगा। तो उसके दोस्त ने कहा कि तुम मेरे पास ही सो जाओ। तो मेरा कजन बोला कि अगर मैं यहाँ पर सो गया तो घर वाले परेशान होंगे क्योंकि मैं घर बता कर नहीं आया हूँ। उसको डर तो था लेकिन उसने दूसरा रास्ता अख्तियार किया मगर गुजरना उसी चौराहे से पड़ता था। जो भी रास्ता अख्तियार कर लो क्योंकि उसका घर उसी चौराहे से थोड़ा सा आगे था। अब अगर वो दूसरी जगह से आता तो वो कब्रिस्तान लगता है। वो वहां से भी डरता था। वो कब्रिस्तान वाली साइड से नहीं आया, दूसरी गली से आया। जब वो चौक के पास पहुंचने लगा तो कुछ भी नहीं हुआ। तो उसने शुक्र अदा किया कि आज कुछ भी नहीं है। तो जिन सीढ़ियों पर वो औरत बैठी होती थी उनके नीचे खला था। तो जैसे ही उसने नजर घुमा कर देखा तो ऊपर तो कुछ भी नहीं था मगर उस खला के अंदर कुछ बैठा हुआ था। उसकी आंखें चमक रही थी। वो चीज उसे घूर घूर कर देख रही थी। उसने उस टाइम सिगरेट भी जला रखी थी, शायद इसलिए वो नजदीक नहीं आया क्योंकि ये मखलूक आग से डरती है। तो वहां से भागने लगा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा है। उसे कदमों की आवाज आ रही थी। वो आवाज उसे काफी दूर से आ रही थी। शायद इसने सिगरेट जलाई हुई थी। इस वजह से जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वही चीज जो सीढ़ियों के नीचे बैठी थी वो अपने 4 पैरों पर चलकर उसके पीछे आ रहा था। वो उर्रा रहा था, अजीब तरह से आवाज निकाल रहा था। तो वो बहुत ज्यादा घबरा गया। जैसे ही वो थोड़ा सा आगे आया तो वहां पर एक घर तामीर हो रहा था। उसने देखा कि एक बच्चा वहां पर रो रहा है मगर उसने ध्यान नहीं दिया। मुसलसल किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। जब इसने पीछे देखा तो अब वो चीज पीछे नहीं थी। पता नहीं वो चला गया था या उसके आगे आ गया था। तो वो वहां से स्पीड से भागा और घर आया और सो गया। वो काफी ज्यादा घबरा गया और 2-3 दिन तक वो घर से बाहर निकला ही नहीं। घर में ही रहता था। कांटेक्ट भी उसने बिल्कुल बंद कर दिया। जब वो घर रहने लगा तो सब कुछ नॉर्मल होने लगा। तो एक रात वो सो रहा था तो इसने देखा कि इसकी चारपाई के पास कोई खड़ा है। उसने महसूस किया कि कोई बुर्रा रहा है मगर जब उसने आंखें खोल कर देखा तो कोई भी नहीं था। जब वो आंखें बंद करने लगा तो उसकी नजर दरवाजे पर गई तो उसे कोई दीवार के ऊपर से झांक कर देख रहा था। सिर्फ उसकी आंखें नजर आ रही थी। वो बहुत ज्यादा डर गया और इसे फिर बुखार हो गया। तो घर वाले परेशान हो गए कि कुछ दिन ये ठीक रहा और अब फिर इसे बुखार हो गया और वो भी इतना तेज। तो घर वालों ने जिद की कि बताओ क्या मसला, घबराए रहते हो, उल्टी बातें करते हो नींद में। तो इसने सारी बात अपने माँ बाप को बता दी। तो दोबारा इसे उसी पीर साहब के पास लेकर गए। तो उस पीर साहब ने कहा कि मैंने आपको कहा था कि आपने देर से घर वापस नहीं आना। तो गुस्सा करने लग गए कि तुम इतनी देर से क्यों घर जाते हो, ये यारी दोस्ती खत्म करो। और फिर तकरीबन 15-20 दिन तक सब कुछ नॉर्मल रहा
اور اس کا خوف وغیرہ بھی ختم ہو گیا۔ تو اسی طرح سے ایک دفعہ ہم کزنز جہیز کا سامان لینے گئے۔ ہمارے کچھ کزن کا گھر شہر میں تھا مگر ہمارا گھر گاؤں میں تھا، تو واپسی پہ تھوڑا سا ٹائم زیادہ ہوگا، تو اس نے بولا کہ میں پیدل نہیں جاؤں گا، مجھے چھوڑ کر آؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تھوڑا ویٹ کرو، اپنا کھانا وغیرہ کھا لو اور پھر میں آپ کو موٹر سائیکل پر چھوڑ آؤں گا۔ اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے۔ پھر اس نے کھانا وغیرہ کھایا، خیر اس نے اپنی بائک سٹارٹ کی اور اس کو چھوڑنے کے لیے آ گیا۔ جب وہ چوک سے گزر رہے تھے تو میرا تو دوسرا کزن تھا، وہ تھوڑا بہادر تھا، وہ کسی چیز سے ڈرتا نہیں، تو پھر اسے رونے کی آواز آنے لگی۔ تو میرے کزن نے کہا کہ پہلے بھی یہ رونے کی آواز میں نے سنی تھی اور میں نے آپ کو بھی بتایا تھا، اور اب یہ پھر آ رہی ہے، تو آپ ایسا کرنا کہ یہاں پر موٹر سائیکل مت روکنا۔ تو میرے دوسرے کزن نے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ سب وہم ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یار میرا یقین کرو، مجھے کچھ نظر آیا ہے، تو میں بتا رہا ہوں، میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ اس نے کہا کہ تمہیں نظر آیا ہے تو تم ڈرپوک ہو، میں نہیں ڈرتا ان چیزوں سے۔ اس نے کہا کہ چل کر دیکھتے ہیں، کوئی بچہ ایسے ہی رو رہا ہوگا۔ تو اس نے بھی کہا کہ چلو ٹھیک ہے۔ تو جو چوک میں ایک نیا گھر بن رہا تھا وہ اس کے نزدیک گئے، تو انہوں نے دیکھا کہ اس بچے کا ایک حصہ اندر والی سائڈ پر ہے اور دوسرا باہر والی سائڈ پر، یعنی کہ ایک ہاتھ اور پاؤں اندر تھا جبکہ ایک ہاتھ اور پاؤں دروازے سے باہر تھا۔ جب اس نے اپنے موبائل کی ٹارچ آن کر کے دیکھا تو اس کی شکل کافی زیادہ ڈراؤنی تھی، زاروں قطار رونے لگا اس کو دیکھ کر، اور جیسے ہی وہ تھوڑا نزدیک گئے تو آگے سے ہنسنے لگا، تم نہیں بچو گے۔ تو جلدی سے وہاں سے بھاگے، انہوں نے بائک سٹارٹ کی۔ اس نے بھی زندگی میں پہلی بار ایسی کچھ چیز دیکھی تھی۔ پہلے تو وہ کہتا تھا کہ میں نہیں ڈرتا، مگر جب اس نے بھی دیکھا تو اس کی بھی حالت ٹائٹ ہو گئی، تو اسے گھر چھوڑنے کے لیے آیا۔ وہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہے تھے مگر ان کے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ تو اس نے بھی چاچو کو بتایا کہ ہم نے اس طرح سے دیکھا ہے۔ تو چاچو نے کہا کہ تم وہاں پر سو جاتے، رات ادھر ہی رہتے، کوئی مسئلہ نہیں تھا، صبح جاتے مگر رات کو یہاں سے نہ آتے۔ تو پھر میرا چاچو بھی انہیں اپنی کہانی بتانے لگا کہ میرے ساتھ بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں، مگر یہ چیزیں مجھے کبھی بھی نظر نہیں آئی، بس محسوس ہوتی تھی۔ میں بھی جب ایک بار وہاں سے گزرا تھا تو مجھے بھی پتھر لگے تھے، وہ بھی چکنی مٹی کے، حالانکہ وہ مٹی ہمارے علاقے میں دور دور تک نہیں ملتی کیونکہ ہمارا علاقہ ریتلا ہے۔ تو یہ تھی میری کہانی، اگر اچھی لگے تو شیئر کریے گا۔ بہت شکریہ، آپ نے اپنی سٹوری ہم سے شیئر کی۔ تو دوستو اگر آپ میرے چینل پر نئے اور چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جا کر لازمی سبسکرائب کر لیں، اسی سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور اچھا کام کرنے کا دل چاہتا ہے۔ امید ہے آپ لازمی سپورٹ کریں گے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ مجھے تو اجازت، ملتے ہیں کسی اور انٹرسٹنگ سٹوری میں۔ اللہ